इस वीडियो में आप रिच डैड पुअर डैड का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जानेंगे। आप जानेंगे कि ये जो रिच डैड पुअर डैड नाम पड़ा है ये क्यों पड़ा है, और क्या सच में रिच डैड पुअर डैड उसके दो पिता थे जिसने बुक लिखी है यानी रॉबर्ट ने। तो इसमें इंट्रोडक्शन में बताते हैं कि हैविंग टू डैड्स ऑफर्ड मी द चॉइस ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यूज़ ऑफ अ रिच मैन एंड वन ऑफ अ पुअर मैन। तो इसमें पहली एक कोट लिखते हुए रॉबर्ट कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो मेरे दो पिता थे, एक रिच और एक पुअर। तो उन दोनों के जो पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने मेरे को क्या प्रभाव डाला कि उनके बीच में मैं कंपैरिजन कर सका कि रिच में क्या मेंटलिटी होती है और एक पुअर में क्या मेंटलिटी होती है। उन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को कॉन्ट्रास्ट करके मेरी लाइफ जो है वो बदल गई पूरी तरह से। तो वो लेसन शुरू करते हैं और वो बताते हैं कि आई हैड टू फादर्स, वन अ रिच एंड वन अ पुअर। One was highly educated and intelligent. He had a PhD and completed 4 years of undergraduate work less than in 2 years. He went to Stanford University, University of Chicago, Northwestern University on full financial scholarship. The other father never finished the grade 8. तो इसमें रॉबर्ट बताते हैं कि मेरे दो पिता थे, एक थे गरीब और एक थे रिच। तो जो एक पिता थे वो हाईली एजुकेटेड थे, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, उनकी एक पीएचडी थी और उन्होंने अपना अंडर ग्रेजुएट वर्क जो था वो 4 साल का था, उसे उन्होंने 2 साल में ही कंप्लीट कर लिया था। और वो 3 यूनिवर्सिटी जा रखे थे, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, और वो तीनों फ्री में गए थे, स्कॉलरशिप के माध्यम से गए थे। और जो मेरे दूसरे पिता थे वो तो उन्होंने 8th क्लास भी पास नहीं करी थी। तो वो कहते हैं कि जो मेरे दोनों पिता थे वो बहुत सक्सेसफुल थे, उन्होंने अपने जीवन में अच्छी इनकम जनरेट करी थी उस समय तक। लेकिन फिर भी एक जो मेरे पिता थे वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे थे और एक जो थे वो हवाई के सबसे ज़्यादा रिचेस्ट मैन थे। एक पिता जो मरे थे और उनके मरने के बाद मिलियंस ऑफ डॉलर्स उनकी फैमिली को गए, चैरिटी को गए और चर्च को गए। और जब दूसरे पिता मरे तो उनके मरने के बाद कई सारे बिल्स रह गए जो कि पे करने बाकी रह गए थे। दोनों आदमी जो थे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, बहुत ही ज़्यादा चैरिस्मेटिक थे, इन्फ्लुएंशियल थे। दोनों ने मेरे को एडवाइस दी, लेकिन जो एडवाइस दी वो एक ही बात पर नहीं थी। दोनों आदमी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, लेकिन उन्होंने सेम कोर्स को रिकमेंड कभी नहीं करा। अगर मेरे पास सिर्फ एक पिता होते तो शायद मैं उनके चॉइस को, उनकी एडवाइस को या तो रिजेक्ट कर देता या तो एक्सेप्ट कर लेता। लेकिन जैसे कि मेरे पास दो डैड्स हैं तो मैं उन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को कॉन्ट्रास्ट करके, कंपैरिजन करके, एनालाइज करके एक व्यू पॉइंट पे आता हूँ जो कि मेरा खुद का व्यू पॉइंट है। मैं अपने आप को पाता हूँ ज़्यादा सोचते हुए, कंपेयर करते हुए और अपने आप के लिए कुछ धारणाएं बनाते हुए। और ये सब कैसे आती है? कंपैरिजन के थ्रू, जो कि मेरे दोनों डैड्स की मेंटलिटी को एक साथ मैंने एक कटघरे में रखा था। लेकिन मेरे पास एक दिक्कत तो ज़रूर थी। वो दिक्कत क्या थी कि जो मेरे रिच डैड थे वो अभी तक रिच नहीं हुए थे और जो पुअर डैड थे वो अभी तक पुअर नहीं हुए थे। एक डैड कहते थे कि द लव ऑफ मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल ईवल, और एक डैड कहते थे द लैक ऑफ मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल ईवल, यानी जो पैसे का स्नेह है वो ही सारी फसाद की जड़ है। और दूसरे कहते थे कि पैसे की कमी सारी फसाद की जड़ है। मैं चाहता था एक अच्छा बेटा बनना। मैं दोनों पापा की बातों को सुनता, उन दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू को समझता। लेकिन दिक्कत क्या थी? दोनों जो पिता थे मेरे, उन दोनों की बात तो एक नहीं थी, उन दोनों की बात तो बिल्कुल विपरीत बात थी। तो उन दोनों की बात को मान लेना, इसका मतलब दोगलापंती हो गई ना। इसी वजह से मैं ज़्यादा क्यूरियस हो गया, इंट्रीग्ड हो गया, और जो मेरा ज़्यादातर प्राइवेट टाइम था वो मैं ज़्यादातर सोचने में व्यतीत करता था। मैं अपने आप को क्वेश्चन पूछता था कि उन्होंने ऐसा कहा क्यों, उनके मतलब क्या है ये कहने का। या तो मैं सिंपली कह देता कि हाँ ये सही है, ये सही बोल रहे हैं और मैं इस बात से एग्री करता हूँ, या तो मैं यूँ कह देता कि ये बुढ़ऊ पागल हो गया और ये कुछ भी बोल रहा है। लेकिन ऐसा ना करने की वजह से क्या हुआ कि मेरे लॉन्ग रन में मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। रॉबर्ट आगे लिखते हुए बताते हैं कि ज़्यादातर जो मनी के बारे में, पैसे के बारे में जो नॉलेज मिलती है हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है। लेकिन एक क्वेश्चन अगर अराइज़ किया जाए तो वो ये किया जाए कि जो गरीब पिता है, जो पिता जिनके गरीब हैं, जो ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाए, वो अपने बेटे को पैसे के बारे में क्या सिखाएंगे, है ना। जो गरीब है वो क्या बताएगा आपको पैसे के बारे में? वो सिंपली क्या रिकमेंड करेंगे? वो कहेंगे कि स्कूल जाओ, पढ़ो, खुद एजुकेशन लो। मैं तो बता नहीं सकता, मैं तो गरीब हूँ, मैं तुम्हें क्या बताऊँगा। इससे बढ़िया तुम स्कूल जाओ, वहाँ पे फाइनेंशियल नॉलेज अटेन करो, क्या बनो तुम, वहाँ पे अच्छे ज़्यादातर मार्क्स लाओ और मेहनत से पढ़ो, और जब अपनी ग्रेजुएट पूरी करके तुम एक नौकरी कर लो और तुम्हें नॉलेज मिल गई। लेकिन ये मनी के लिए कंप्लाई नहीं करता। दुख की बात है कि पैसे की नॉलेज आपको स्कूल में कभी पढ़ाई ही नहीं जाती, और जो स्कॉलरशिप आपको मिलती है
वो मिलती है स्टडीज़ के लिए मिलती है, वो आपको मिलती है प्रोफेशनल बनने के लिए, वो आपको स्कॉलेस्टिक एक व्यू पॉइंट देते हैं, वो आपको प्रोफेशनल बनाते हैं, ना कि आपको एक फाइनेंशियल एडवाइज़र बनाते हैं, आपको नॉलेज देते हैं। और अगर आपको एक बात बताई जाए तो हमारी जो नेशनल डेट है, हमारा जो कर्ज़ है पूरे दुनिया में, यूएस गवर्नमेंट की वो बात करते हैं, इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि जो हमारे हाईली एजुकेटेड पॉलिटिशियंस हैं और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो हमारे पैसे का फ्लो का निर्धारण कर रहे हैं, जिन्हें खुद ही नहीं पता पैसे कैसे कमाने हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता, कुछ ट्रेनिंग नहीं मिल रखी, वो ही हमारे पैसे की निगरानी करेंगे, तो हमारे कैसे पैसे प्रिजर्व रहेंगे? आप बताइए। लाखों लोग जिन्हें पैसे की ज़रूरत है, मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है, वो किस पे डिपेंड रहेंगे? वो रहेंगे हम या तो अपनी फैमिलीज़ पे रहेंगे या तो गवर्नमेंट पे रहेंगे। लेकिन क्या होगा अगर जो मेडिकल केयर है या सोशल सोसाइटी है, उनके पास ही पैसे ख़त्म हो जाए? ये कैसे काम चलेगा कि जो पैसे की ज्ञान है वो अगर आपको पेरेंट्स ही बताते जाए, जिन्हें ज़्यादातर पेरेंट्स को नहीं पता होता ना, क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलेशन हमारी पुअर और मिडिल क्लास में ही रहती है। तो अगर वही आपको बताएंगे पैसे के बारे में, तो आप पैसे के बारे में कैसे सीखेंगे? अब वो कंपैरिजन करते हैं अपने दो डैड्स की मेंटलिटी में, एक रिच डैड और एक पुअर डैड की। वो बताते हैं कि मेरे एक डैड कहते हैं कि आई कैन नॉट अफोर्ड इट, मतलब मैं इसे ख़रीद नहीं सकता। और दूसरे जो मेरे पिता है वो कहते हैं कि इस शब्द को दोबारा यूज़ मत करना, इसकी जगह तुम क्या कह सकते हो, हाउ कैन आई अफोर्ड इट, मैं इसे कैसे ख़रीद सकता हूँ। एक जो है वो एक स्टेटमेंट है और जो दूसरा है वो एक क्वेश्चन है। जो मेरे होने वाले रिच पापा हैं वो बताते हैं कि बाय सेइंग आई कैन नॉट अफोर्ड इट योर माइंड स्टॉप्स वर्किंग। वो कहते हैं कि अगर तुम कहोगे कि मैं इस चीज़ को नहीं खरीद सकता, तो तुम्हारा दिमाग तो मतलब शांति हो जाता है, उसे तुम जब काम में नहीं डालोगे, तुम क्वेश्चन नहीं करोगे कि मैं इसे कैसे ख़रीद सकता हूँ, तो तुम्हारा दिमाग तो मतलब लाइक सोने चले जाएगा। उसे तुमने बता दिया कि हाँ ठीक है, तुम इसे ख़रीद सकते ही नहीं, आगे एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इसकी जगह अगर आप तुम पूछोगे कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट, योर ब्रेन इज़ पुट टू वर्क, तुम्हारे दिमाग को काम में डाला जा रहा है, तुम्हारे दिमाग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसे कैसे हम खरीद सकते हैं। इसके लिए कई सारे रास्ते तुम्हारे दिमाग खोल देता है। अगर नहीं भी खोलता, तुम सोचने तो पड़ते हो, तुम किसी से पूछोगे या कहीं से नॉलेज अटेन करोगे, तो तुम्हारा दिमाग में तो रहेगा कि तुम कैसे इसे खरीद सकते हो। या तो तुम काम करोगे, कौन सा काम करोगे, या तो तुम कहीं पैसे लगाओगे, इस तरह से तुम्हारे पास पैसे आएंगे और तुम उस चीज़ को ख़रीद लोगे। तो ये सारी सोच कैसे आएगी जब तुम ये क्वेश्चन करोगे हाउ कैन आई अफोर्ड इट। तो इस दिमाग की एक्सरसाइज को करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा हमारे रिच डैड कहते हैं। द ब्रेन गेट्स स्ट्रॉन्गर एवरी डे बिकॉज आई एक्सरसाइज इट। वो कहते हैं कि मैं अपने रोज़ दिमाग की एक्सरसाइज करता हूँ। कैसे करता हूँ? यही क्वेश्चन पूछ के मैं इसकी रोज़ एक्सरसाइज कराता हूँ, तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब ये स्ट्रॉन्ग होगा, जितना ये स्ट्रॉन्ग होगा उतने पैसे मैं छाप लूँगा। वो बताते हैं प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइजेस इंक्रीजेस योर चांस फॉर हेल्थ एंड प्रॉपर मेंटल एक्सरसाइजेस इंक्रीज योर चांस फॉर वेल्थ। वो बताते हैं कि अगर आप रोज़ एक्सरसाइज करेंगे अपने दिमाग की, तो आप क्या करेंगे? पैसे कमा लेंगे। उसी प्रकार जिस प्रकार अगर आप रोज़ फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे और अपनी हेल्थ को अच्छा करेंगे, ये उससे ज़्यादा डिफ़र नहीं करता कि एक इंसान जो कि रोज़ जिम जाता है और अपनी हेल्थ पे ज़्यादा मेहनत करता है, उसकी बॉडी अलग ही चमकती है अगर कंपेयर किया जाए एक आदमी जो कि रोज़ सोफे के सामने बैठ टीवी देखता है। उसी प्रकार से मेंटल एक्सरसाइजेज होती हैं। एक डैड की मेंटलिटी क्या है कि जो रिच होता है वो अपने पैसों को ज़्यादातर उसने टैक्स में देने चाहिए, किसकी मदद करने के लिए? जो कि लेस फॉर्चुनेट है, जिनके भाग्य में ज़्यादा पैसे नहीं आ पाए, जो कि ज़्यादा नहीं कमा पाए, उनके भले के लिए जो ज़्यादा कमाता है उसे ज़्यादा टैक्स देना चाहिए। लेकिन जो मेरे दूसरे पिता है वो कहते हैं कि टैक्सेस हमें कम देने चाहिए, जितने कम दो उतना बढ़िया है, क्योंकि टैक्सेस उनको पनिश नहीं करते जो पैसे कमा रहे हैं, टैक्सेस उनको पनिश करते जो ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, जो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि जो ज़्यादा मेहनत करेंगे वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे और ज़्यादा उस पर टैक्स कटेगा। ये नहीं कि उन्हें रिवॉर्ड मिला जाए ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए, उन पर ज़्यादातर टैक्स कटता है। एक डैड रिकमेंड करते हैं कि ज़्यादा पढ़ो, इससे तुम्हें एक बढ़िया जॉब मिलेगी कंपनी के काम करने के लिए। और दूसरे डैड रिकमेंड करते हैं कि ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा ज्ञान लो कि तुम्हें एक बढ़िया कंपनी मिलेगी खरीदने के लिए। एक डैड कहते हैं कि मैं अभी तक रिच नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास तुम बच्चे हो। और एक डैड कहते हैं कि मैं रिच होने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास तुम बच्चे हो। एक डैड के सिद्धांत ये कहते हैं कि जो पैसे की बात है वो कभी डिनर टेबल पे नहीं होगी। और दूसरे डैड इनकरेज करते हैं कि पैसे की बात कभी भी करो, डिनर टेबल पे करो, लंच टेबल पे करो, कभी भी करो, लेकिन करो। एक डैड कहते हैं कि जब पैसे की बात आती है तो इसे सेफ प्ले करना चाहिए, इस पे ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहिए।
और दूसरे डैड कहते हैं कि रिस्क लो लेकिन मैनेज करना सीखो। एक डैड कहते हैं कि मेरा जो घर है वो मेरा बिगेस्ट और लार्जेस्ट एसेट है और यही मेरे को पैसे कमा के देगा। और दूसरे डैड कहते हैं कि अगर तुम ये सोचते हो कि तुम्हारा घर लार्जेस्ट एसेट है तो तुम एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में पड़ने वाली हो। एक डैड जब बिल पे करने की बात आती है तो सबसे पहले पे करते हैं और जो दूसरे डैड है वो सबसे लास्ट में बिल पे करते हैं। मेरे जो एक पिता है उनके बिलीफ ये है कि उनकी जो देखभाल, उनकी जो रहन सहन, सारी जो देखभाल करेगी वो करेगी या तो गवर्नमेंट करेगी या तो कंपनी करेगी। वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनके पे में रेज़ आया है, उनके रिटायरमेंट प्लान्स आए हैं और उनके जो मेडिकल बेनिफिट्स हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं, उन्हें छुट्टी मिली है, वैकेशन मिली है या अदर कोई बोनस मिला है। वो इस बात से और ज़्यादा खुश होते हैं जब वो देखते हैं अपने 2 अंकल्स को जो कि मिलिट्री में थे और 20 साल सर्विस के बाद उन्हें मेडिकल बेनिफिट्स मिले, एक्स प्रिविलेजेस मिले, बोनस मिला, रिटायरमेंट प्लान्स मिले। लेकिन जो मेरे दूसरे डैड है वो बिलीव करते हैं टोटल सेल्फ रिलायंस पे। वो कहते हैं कि ये जो मेंटलिटी तुम्हारी बन रखी है गवर्नमेंट पे निर्भरता की, कंपनी पे निर्भरता की अपने आने वाले समय के लिए, वो बहुत ज़्यादा भयानक है लॉन्ग रन के लिए, क्योंकि इससे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ज़्यादातर डिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर आपके पास इतना समय है तो आप कहीं और लगाओ, इस समय को सीखने के लिए लगाओ, फिर जब सीख लोगे तब इससे कमा भी लोगे। एक डैड मेरे को सिखाते थे कि एक इम्प्रेसिंग रिज्यूमे कैसे लिखना है और दूसरे डैड मेरे को बताते थे कि एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस कैसे लिखना है। एक डैड कहते थे कि मैं ना कभी रिच था और ना कभी होना चाहता हूँ और यही धारणा उनकी सच हो गई। और जो दूसरे थे वो भले ही रिच नहीं थे, वो कहते थे आई एम रिच एंड रिच डोंट डू दिस, रिच डोंट डू दैट। वो अपने आप को रिच समझते थे, भले ही वो एक फ्लैट ब्रोक थे लेकिन फिर भी वो अपने आप को रिच समझते थे। वो खुद बताते थे, वो एक बढ़िया बात बताते थे कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग पुअर एंड बीइंग ब्रोक। ब्रोक इज़ टेम्पोररी एंड पुअर इज़ इटर्नल। एक डैड कहते थे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मनी और मनी डजंट मैटर और दूसरे डैड कहते थे कि मनी इज़ पावर। एक डैड कहते थे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढूं, ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री लूं, कि मैं एक प्रोफेशनल बन जाऊं या एक अटॉर्नी बन जाऊं या एक अकाउंटेंट बन जाऊं, जिससे मैं MBA स्कूल या बिज़नेस स्कूल में चले जाऊं, वहाँ से मैं ऐसा इंसान बन जाऊं कि मैं दूसरी कंपनीज़ के लिए काम करूं। और दूसरे डैड कहते थे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढूं, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज अटेंड करूं, ज़्यादा से ज़्यादा सीखूं कि कैसे पैसे काम करते हैं और इसके बाद उस सोच को मैं कैसे लोगों में लगाऊं कि लोग मेरे लिए काम करें, कि मेरे को पैसे कमा के दें, ना कि मैं पैसे के लिए काम करूं। लेसन के लास्ट में वो अपनी एक फेवरेट पोएम को लिखते हुए बताते हैं कि एक मेरी फेवरेट पोएम थी जिसका नाम था द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को आप जानते होंगे, बहुत ज़्यादा पोएटिक पोएट हैं, बहुत ही ज़्यादा नेचुरल पोएट हैं आप कह सकते हैं। और उनकी पोएम में इतनी ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप मीनिंग्स होती हैं जिसे आप अगर समझ जाए तो मतलब आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। वो सच में एक बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी पोएट थे। तो उनकी एक पोएम है द रोड नॉट टेकन। वो मैं पूरी पोएम तो नहीं बताऊंगा लेकिन मैं आपको बता दूंगा उसमें क्या था। इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताते हैं कि मैं एक रास्ते पे जा रहा हूँ और वो एक रास्ता डाइवर्ज हो जाता है 2 रास्तों में। एक रास्ते पे कई सारे लोग जा रहे हैं और उसमें जो स्टेप्स हैं उनके सारे दिख रहे हैं, छपे हुए, पूरा जो धरती है वो पूरी फ्लैट हो चुकी है, सूखी हो चुकी है। और जो दूसरा रास्ता है उसमें बहुत कम लोग जा रहे हैं, इक्का दुक्का लोग जा रहे हैं और वहाँ की जो धरती है वो बिल्कुल एकदम यूँ समझ लीजिए फ्रेश है। उसमें जो पत्ते हैं वो बिल्कुल अभी ताज़ा हैं, अभी अभी गिरे हैं और उस पर चलने के बहुत कम निशान हैं। तो वो बताते हैं कि मुझे जो ज़्यादा अपीलिंग रास्ता दिख रहा है वो दिख रहा है जिस पे कम लोग चले हैं। वो राइट की तरफ जो रास्ता जा रहा है जिस पे कम लोग चले हैं वो मेरे लिए ज़्यादा अपीलिंग है। वो कहते हैं कि मैं दोनों रास्तों पे तो चल नहीं सकता और जो एक रास्ता मैं चूज़ करूँगा वो ऑटोमेटिकली दूसरे रास्ते को चॉइस से हटा देगा। इसका मतलब अगर मैं इस फ्रेश रास्ते पे जाऊँगा तो मैं ऑटोमेटिकली दूसरे रास्ते को रिजेक्ट कर दूँगा। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई कभी कभार ऐसी सिचुएशन आई हो जब आपको 2 रास्ते दिख रहे हो और एक रास्ता आपको चूज़ करना होगा और उस समय रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये भी सोचते हैं कि ठीक है मैं इस रास्ते पे चल लूँगा, लेकिन आने वाले समय में अगर कभी मौका मिला या मैं चाहूँगा मौका मिले तो मैं दूसरे वाले रास्ते से चले जाऊँगा, उस पर भी जाकर एक्सपीरियंस ले लूँगा कि क्या था। लेकिन हर समय ऐसा तो होता नहीं। क्या पता ये रास्ता, ये तो अननोन है, इस पे कम लोग चले, ये रास्ता कहीं और किसी और रास्ते पे चले जाए, वो रास्ता किसी और पे, वो किसी और पे, किसी और रास्ता किसी और पे चले जाए और मैं कहीं और पहुंच जाऊं, जिस वजह से मैं इस रास्ते पे दोबारा कभी आना पाऊं, वो मुझे कहीं और ही पहुंचा दे। लेकिन
ये होगा, ये सबके साथ होता है। ये हर एक इंसान की एक बार जीवन में ये सिचुएशन आती ही है कि उसे दो रास्ते मिलते हैं। एक रास्ता उसे चूज़ करना पड़ता है जिससे उसकी पूरी जीवन ही बदल जाती है। तो इसी पोयम को वो अपने ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बताते हैं कि ये जो दो डैड हैं, ये मेरी दो चॉइसेस हैं, ये मेरे दो रास्ते हैं। एक डैड जिसमें कई सारे लोग चल रहे हैं, वो वाले पुअर डैड, मेरे जो ज़्यादा एजुकेटेड डैड हैं वो हैं, और दूसरे जिस पे बहुत कम लोग चले हैं, जो बिल्कुल फ्रेश है, जो ज़्यादा अपीलिंग है, वो मेरे रिच डैड हैं। और मुझे ये नहीं पता कि अगर मैं उस रास्ते पे चलूँगा और आगे बढ़ जाऊँगा तो वापस इस रास्ते पे आ पाऊँगा कि नहीं आ पाऊँगा। दूसरे रास्ते पे भी तो चलना था मेरे को, लेकिन ऐसा होगा नहीं। और इसी एग्ज़ाम्पल को लेके, इसी पोएम को लेके वो बताते हैं कि जो मेरी लाइफ है वो शेप में आई। आई मेड अप माई माइंड अबाउट whom to listen and whom to get education। इसी पोएम की वजह से मैंने अपना एक रास्ता चुन लिया। मेरे रिच डैड ने मेरे को 30 साल तक सिखाया, जब तक कि मैं 39 ईयर्स का नहीं हो गया। और जब मैं 39 ईयर्स का हुआ, उन्होंने मेरे को सिखाना बंद कर दिया। लास्ट पैरा में वो बताते हैं कि बिकॉज आई वॉज ओनली 9 ईयर्स ओल्ड व्हेन आई स्टार्टेड द लेसन्स रिच डैड टॉट मी वर सिंपल। वो कहते हैं कि जब मैंने शुरू करा था तो तब मैं 9 साल का था, और जब उन्होंने मेरे को लेसन्स देना शुरू करा तो मेरे लिए लेसन्स तो बहुत सिंपल थे, समझना आसान था उस समय। लेकिन जैसे मैं बड़ा होता गया, आने वाले 30 साल में मेरे को उन लेसन्स की डीप अंडरस्टैंडिंग आई, डीप मीनिंग समझ में आई। कि उस समय तो समझ में आ गया कि ठीक है, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, हाँ ठीक है, पैसे वाले के लिए, अरे रिच कैसे काम करे। लेकिन जब मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में इसे अप्लाई करा, तब समझ में आया कि अगर मैं पैसे के लिए काम करूँगा तो मेरे क्या हश्र होगा, या जो पैसे के लिए काम करते हैं उनके साथ क्या हो रहा है। वो मैंने समय के साथ सीखा। वो मैंने एजुकेशन लिखित बात पे नहीं सीखी या सुनने वाली बात पे नहीं सीखी, वो मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में सीखी। तो यही चीज़ मैंने 6 मेन लेसन्स में सीखी, जो कि आने वाले चैप्टर्स में मैं आपको बताऊंगा। तो इस इंट्रोडक्शन में इतना ही। आगे लेसन हम स्टार्ट करेंगे द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, लेसन नंबर 1।